दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने तो पार्टी 2022 में छोड़ी। अगर मैं नाराज़ होता टिकट से तो 19 में ही छोड़ता। कोई अलग अलग तरीके के, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, हुड्डा साहब कुछ कह रहे हैं, शैलजा जी कुछ कह रही है, रणदीप सुरजेवाला जी कुछ कह रहे हैं। ये सारी चीज़ें देख के मुझे लगा कि यार यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा जो मेहनत थी 22 साल की वो ख़राब हुई। और मैंने तब भी बोला था, हुड्डा साहब को भी बोला और नेताओं को, कि यार ये अच्छे लोगों को पार्टी में आगे लेके आए। ये करप्टेड लोग, ये गलत लोग, ये जो जिनके बारे में बोलना भी ठीक नहीं लगता, उस तरह के लोगों को क्यों लेके आ रहे हैं आप? क्यों आप ऐसे? मैं अकेला देश में कांग्रेस छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं, हमारे से पहले आप देखिए सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी, आप जतिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ी, आप RPN सिंह जी ने पार्टी छोड़ी। ये लोग हैं जो राहुल गांधी जी के साथ कोर टीम में, तो सुष्मिता सेन जी थी, उन्होंने पार्टी छोड़ी। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई जी ने पार्टी छोड़ी, वीरेंद्र सिंह जी ने छोड़ी, आप इंद्रजीत जी ने छोड़ी, अवतार बड़ाना, अरविंद शर्मा, कितने नाम हैं जो मैं नाम, अशोक तंवर जी ने पार्टी छोड़ी। तो ये इसका कारण क्या है? और हुड्डा साहब का पूरा कब्जा उस टाइम पार्टी पे था। उन्होंने फिर से धर्म सिंह को टिकट दिलवाई यहाँ से। तो वो बड़ा हरियाणा में किस तरह के हालात हैं। मैं अब आज मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, आज तो मैं बीजेपी के साथ हूँ। और मैं तो बीजेपी के भी जो नेता हैं बड़े, उनके ने पैसे नहीं लेके आया। मैंने रैली करी खट्टर साहब की, 500 करोड़ रुपया उस रैली में हमने लिया। और आप पूरी उम्मीद है कि हम चुनाव लड़ेंगे यहाँ से और जीतेंगे इस बार समालखा के लोगों का पूरा आशीर्वाद। ये छोटी राजनीति करने का नहीं। मेट्रो लेके आऊँगा, एयरपोर्ट लेके आऊँगा, PGI लेके आऊँगा, यमुना एक्सप्रेस वे जो आगरा की तरह वो लेके आऊँगा। और तब भी 2009 में बोला था, अगर ये 10 बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं लेके आया तो दोबारा चुनाव लड़ने नहीं आऊँगा आपके बीच में। ये चैलेंज करके बोला। ये सेवाएं सिर्फ अक्टूबर तक हैं। ये बसें, ये हलवा, ये टिफ़िन, ये पैसा, ये सारे के सारे नेता 2 अक्टूबर में, 2 महीने के बाद सब लोग, ये सारी सेवाएँ बंद हो जाएंगी। आप सब लोग ढूंढते रह जाओगे, पत्रकार भी और लोग भी, कि नेता कहाँ चले गए। और ये सारी सेवाएं भी बंद हो जाएंगी। कोई ये रहने वाला नहीं है यहाँ। जिस दिन इनको ये लग गया ना कि भाई तेरे को चुनाव नहीं जीतेगा या टिकट नहीं मिलेगी, सारे भाग जाएंगे। लेकिन संजय छोकर यहीं का बेटा है, यहीं का रहने वाला है, यहीं पे जीना है हमारे को, यहीं पे मरना है। पट्टी कल्याणा मेरा गांव है, वहीं जो है ना हमारा पट्टी कल्याणा के शमशान घाट में सबको जाना है। और ये सच्चाई है। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं ND हरियाणा। फ़िलहाल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं। चुनाव की तारीख कल घोषित हो गई है और फ़िलहाल हमारे साथ मैं आपको बता देता हूं। एक कहानी के तौर पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आखिरकार कांग्रेस किस तरीके से जो है टिकट का बंटवारा करती है। हमारे साथ संजय छोकर जी हैं। लगभग 22 साल जो है कांग्रेस में उन्होंने सेवा दी है। उसके बावजूद भी क्या कुछ रहा, क्योंकि मैं 2019 में जाना चाहता हूँ उससे पहले, क्योंकि ये कहानी इंटरेस्टिंग है बहुत ज़्यादा। क्योंकि 2019 के चुनाव में यहाँ से जो समालखा विधानसभा से ये भी एक उम्मीदवार थे और धर्म सिंह छोकर भी एक उम्मीदवार थे। जब टिकट पर चर्चा चल रही थी, लोगों के मन में ये था कि संजय छोकर को टिकट मिलेगा या फिर धर्म सिंह छोकर को। काफ़ी उम्मीदें थी इनके प्रति भी लोगों को, लेकिन धर्म सिंह छोकर आए बार टिकट लेकर के विधानसभा से चुनाव लड़ते आ रहे हैं। फिलहाल मैं जानने की कोशिश ये करूंगा, आखिरकार जब वहाँ पर टिकट के लिए आप पहुँचते हैं लेने के लिए, वहाँ पर किस तरह की बातें चलती हैं और कांग्रेस में किन लोगों को जो है टिकट दिया जाता है। फ़िलहाल हरियाणा में ये पूरी तरह खबर फैलनी चाहिए और हम बातचीत करेंगे। हुड्डा का एक बयान भी आया है कि मीठा चमचा कुछ ऐसे करके, वो भी मैं उसकी डिस्कशन करूँगा। फ़िलहाल संजय छोकर जी, स्वागत हमारे चैनल। धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा छोकर साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। इतना लंबा समय आपने कांग्रेस में दिया, राहुल गांधी जी के साथ आपके बहुत खास संबंध रहे हैं, सोनिया गांधी के साथ में, प्रियंका गांधी के साथ में। तो जो 22 साल आपके जो वो टाइम था, किस तरह का बीता, किस तरह के आप, क्योंकि अभी जो आप भी उम्मीदें लगा रहे हैं। और मैं एक सूचना के तौर पर कि एक क्या भी खबर बताना चाहता हूँ कि संजय छोकर जो अभी BJP में शामिल हो गए थे 2022 में। तो छोकर साहब, यहीं से स्टार्ट करूँगा। सवाल तो काफ़ी हैं, लेकिन क्या करें, लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं कि भाई संजय छोकर 22 साल जो है कांग्रेस में देने के बाद भी BJP में क्यों वापसी हुई। पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा 22 साल कैसे रहे आपके? नहीं, 22 साल ज़िंदगी के बहुत ही बढ़िया रहे। और जो ज़िंदगी का जो प्राइम टाइम होता है, जो एक यंग पीरियड होता है ज़िंदगी का, वो हमने कांग्रेस पार्टी में दिया। और
यूथ कांग्रेस, NSUI यूथ कांग्रेस से हमने राजनीति शुरू करी। मुझे बहुत ही कामयाबी मिली कि मैं यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष मैं हरियाणा का बना, मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस में रहा। उसके बावजूद मैं स्पोक्स पर्सन रहा ऑल इंडिया में, तो बढ़िया रहा। 2009 में चुनाव भी लड़ा, लेकिन बहुत ही बढ़िया रहा। सारे नेताओं से हमारा वहाँ तालमेल बहुत बढ़िया रहा। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, जो स्टेट के जो कारण थे, उसमें कुछ नेता थे हमारे हरियाणा के, जो 2009 में मैं चुनाव लड़ा, तो वो कुछ लोगों ने मिलकर हमारे साथ राजनीति शुरू करी। और वो राजनीति थी, उनको ये पता था कि लड़का जो है ये आगे जा सकता है। राजनीति में दो तरह के लोगों को रोका जाता है, या तो ताकतवर हो या वो ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा हो। तो हमारे को रोका गया, और वो एक राजनीति थी। हमारे को 2009 में चुनाव हम हार गए, और यहाँ पे धर्म सिंह छोकर को 2009 में, ये तो कभी कांग्रेस पार्टी में नहीं रहा, ये तो इनेलो, पहले बसपा, इनेलो, पता नहीं कितने दल बदल के फिर ये हजका से MLA था। तो तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं थी। 2009 में ये MLA बन गया, उसके बावजूद भी हम कांग्रेस में रहे। 2014 में फिर से धर्म सिंह को पार्टी ने मौका दिया, और 2014 में मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, और अशोक तंवर जी अध्यक्ष थे। तो सबको पता है कि मैं चाहता तो मुझे टिकट मिलती, लेकिन मेरा था कि मैं, हालात ऐसे थे कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। तो उसके बाद 19 में फिर इसको मौका दिया। तो मुझे ये लगा कि 19 के बावजूद भी मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। मुझे कभी ये फ़िक्र नहीं रही कि मुझे टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं इस टिकट की दौड़ और टिकट के लेवल से बहुत ऊपर जाने वाला व्यक्ति था। मेरी सोच बहुत बड़ी थी, मैं बहुत आगे बढ़ना चाह रहा था। और उसी तरीके से मैं अलग अलग देश का कोई ऐसा राज्य नहीं जिसमें मैंने काम नहीं किया। बड़े लेवल पर हमारे को राहुल गांधी जी ने जिम्मेवारियां भी दी, बहुत बढ़िया रहा। लेकिन 9 के बावजूद भी हमें कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैंने तो पार्टी 2022 में छोड़ी। अगर मैं नाराज़ होता टिकट से तो 19 में ही छोड़ता, तो 22 तक हम रहे। उसके बाद ये मुझे लगा कि जिस तरीके की गुटबाजी, जिस तरह के हालात स्टेट में हैं, कोई अलग अलग तरीके के, जैसे अभी आप बात कर रहे थे, हुड्डा साहब कुछ कह रहे हैं, शैलजा जी कुछ कह रही है, रणदीप सुरजेवाला जी कुछ कह रहे हैं, ये सारी चीज़ें देख के मुझे लगा कि यार यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हमारा जो मेहनत थी 22 साल की वो ख़राब हुई। और हमारे साथ जो इनजस्टिस हुआ, हमें जो चीज़ें मिलनी चाहिए थी ज़िंदगी में, अगर आप मेहनत कर रहे हो, आपको वो चीज़ें ना मिले तो बड़ा दुख होता है। अच्छा छोकर साहब, मैं एक बात जानना चाहता हूँ। हाँ, आप ये बात बताइए थोड़ा सा। मैं, क्योंकि जब आपने कांग्रेस में थे, क्योंकि आप राहुल गांधी से मिलते थे, कांग्रेस के सभी नेताओं को जानते थे, किस तरह का मतलब समानता है वहाँ पर, जो बड़े लेवल पर जो कार्यकर्ताओं को या फिर जो पदाधिकारी है उनको समानता दी जाती है कि भाई चलो इसको बिल्कुल नहीं? देखिए, वो तो अलग अलग तरीके की बातें हैं वहाँ। इंटरनल पार्टी में बहुत सारी चीज़ें हैं, कई बार सारी चीज़ें बढ़िया भी होती हैं, कई बार नहीं भी होती, अलग अलग तरीके की। लेकिन कुल मिला के वो बढ़िया समय था, बहुत यंग थे, हमने बहुत मेहनत करी, हमने पूरे हरियाणा में घूम के पार्टी को ज़िंदा किया, पार्टी के लिए काम किया था। और एक चलो हालात ऐसे बनते, कई बार ज़िंदगी में ऐसे हालात होते हैं कि आपको चीज़ें अगर ना मिले तो बदलनी पड़ती हैं। तो इसलिए हमने BJP ज्वाइन करी। तो आज कांग्रेस की जो स्थिति है, आज भी वो की वही स्थिति है। हमने तब भी बोला था, हुड्डा साहब को भी बोला और नेताओं को, कि यार ये अच्छे लोगों को पार्टी में आगे लेके आए, ये करप्टेड लोग, ये गलत लोग, ये जो जिनके बारे में बोलना भी ठीक नहीं लगता, उस तरह के लोगों को क्यों लेके आ रहे हैं आप ऐसे लोगों को आगे लेके आ रहे हो जो जिनकी छवि ख़राब है। अच्छा, कहने का मतलब आप ये कि जो हुड्डा साहब है, वो जो मेहनती लोग हैं, जो जिनकी छवि अच्छी है समाज में, उनको जो है राजनीति में आगे लेके नहीं आते, जो करप्ट लोग हैं। हर जगह नहीं, लेकिन बहुत सारी जगह पे ऐसी चीज़ें हुई जहाँ पे अच्छे आदमी को इग्नोर किया गया, जहाँ पे जो दूसरे तरह के लोग थे, जो ज़्यादा चमचागिरी करते थे या ज़्यादा इस तरह के लोग थे, उनको आगे बढ़ाया गया। और जब ये, मैं अकेला नहीं था मैं अकेला देश में कांग्रेस छोड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं, हमारे से पहले आप देखिए, सिंधिया जी ने पार्टी छोड़ी, आप जतिन प्रसाद ने पार्टी छोड़ी, आप RPN सिंह जी ने पार्टी छोड़ी। ये वो लोग हैं जो राहुल गांधी जी के साथ कोर टीम में थे। सुष्मिता सेन जी थी, उन्होंने पार्टी छोड़ी। हरियाणा में कुलदीप बिश्नोई जी ने पार्टी छोड़ी, वीरेंद्र सिंह जी ने छोड़ी, आप इंद्रजीत जी ने छोड़ी, अवतार बड़ाना, अरविंद शर्मा, कितने नाम हैं जो मैं नाम, अशोक तंवर जी ने पार्टी छोड़ी। तो ये इसका कारण क्या है, पूरे हरियाणा को पता है कि इसका कारण क्या था।
पार्टी को कमज़ोर इसीलिए हुआ जब पार्टी के अच्छे नेता छोड़ के चले जाएंगे तो पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर होगी। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये है, राहुल गांधी सोनिया गांधी के साथ आपकी मतलब ठीक ठाक थी, जो हरियाणा में हुड्डा साहब है वो ठीक मतलब समानता नहीं दे पाते जो वो बिल्कुल हमारा वहाँ बढ़िया रहा, पार्टी पे कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन लोकल लेवल पे कई बार होता है तालमेल नहीं बैठता आपका किसी का, वो कई बार लाइकिंग अनलाइकिंग होती है। अब हो सकता है वो दूसरे आदमी से लगाव ज़्यादा था उनका, वो उसको आगे बढ़ाते रहे, तो वो ठीक है। हमें फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, उनको सारी चीज़ें मुबारक हो, वो आगे अपने तरीके से करें, हम अपने तरीके से, हमारी ज़िंदगी है, हम जहाँ पे जाएंगे जहाँ पे रहेंगे हमारा अपना फैसला है कि हम कहाँ पे, जहाँ पे ज़्यादा सम्मान मिलेगा, इज्जत मिलेगी, वहाँ पे आदमी रहता है। तो आपने जैसे हुड्डा का नेचर देखो, आप हुड्डा के साथ भी रहे होंगे काफ़ी टाइम तक, तो किस तरह के हुड्डा साहब है, क्योंकि इतना ज़बरदस्त उनका राजनीति में रहा है कि भी 2 प्लान मुख्यमंत्री रहे हैं, किस तरह के हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा? उनका नेचर है बढ़िया या फिर कहीं ना कहीं एटीट्यूड या फिर घमंड या फिर अभिमान कुछ है उसके अब अंदर? देखिए, वैसे तो ये इस पे कमेंट करना मेरा बहुत अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो भी देखो एक हमारे सीनियर नेता हैं, आप चाहे वो बीजेपी का कोई नेता हो या कांग्रेस का, हमारे लिए बोलना एक समय के बाद जब आदमी किसी से अलग हो जाए तो उसके बारे में कुछ गलत या इस तरह की सही बातें बोलना वो एक अच्छे आदमी के लिए बोलना ठीक नहीं होता। लेकिन फिर भी हमने 10 साल वो मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, हमने उनके साथ काम भी किया। ठीक है, एक जैसे लीडर होता है, जो चीज़ें उनसे उस टाइम पे हो पाई वो उन्होंने करी, वो अब ये तो जनता तय करेगी हरियाणा की कि भी उन्होंने जो किए, जो फैसले किए वो कैसे किए। आप उनका जो निर्णय थे वो अच्छे थे, या आज बीजेपी जो कर रही है वो निर्णय अच्छे थे, तो ये तो देखो हमारा निर्णय, हमारा तो हम बोलेंगे तो वो एक अलग बायस्ड हो जाता है, लेकिन वो तो लोग तय करेंगे भाई किसके फैसले अच्छे थे। अच्छा छोकर साहब, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, जैसे मैं 2019 में जाऊँगा, क्योंकि 2019 में आपने भी तैयारी कर रखी थी कि भी कांग्रेस से मैं चुनाव लड़ूंगा। उसके बाद लोग अंदाज़ा लगा रहे थे, जब आप दिल्ली पहुँचे, धर्म सिंह छोकर भी दिल्ली में थे, आप भी थे, हुड्डा साहब भी, तमाम जो है कांग्रेस के नेता वहाँ पर थे। किस तरह की बातें चल रही थी वहाँ पर उस टाइम? जानना चाहते हैं लोग, दिल की बात आप जानना चाहते हैं। उस टाइम जब आप इतनी उम्मीदें लगाए बैठे थे, लोगों के बीच में जा रहे थे कि भाई हाँ संजय छोकर भी चुनाव लड़ेगा, उस टाइम पे आपको टिकट क्यों नहीं मिला? क्या बात हो रही थी वहाँ? नहीं, 2 दिक्कतें थी हमारे साथ। एक तो मेरे साथ मेरा पर्सनल एक अपना मामला था, मेरा बेटा उन दिनों बीमार था और मैं भी बहुत दुखी था उन दिनों, तो बहुत ज़्यादा मैं इच्छुक भी नहीं था। 14 में तो हालात क्या थे कांग्रेस के, मैं लड़ना भी नहीं चाहता था। 19 में मेरा बेटा बीमार था, एक तरफ मेरे सामने मेरा बेटा था, दूसरी तरफ पार्टी और चुनाव था, तो कहीं ना कहीं मुझे लगा कि पहली प्रायोरिटी मेरा परिवार है, मेरा बेटा है। और उसके बाद आपने पता है कि वो बेटे को हम नहीं बचा पाए, वो हमारे बीच से चला गया, जिसका आज भी हमारे को बड़ा मतलब आज भी वो रोंगटे खड़े कर देता है वो, अगर जो चीज़ें जब सामने आती हैं। तो एक बहुत ख़राब पीरियड था मेरी ज़िंदगी का, तो वो एक कारण था। दूसरा कारण ये था कि अशोक तंवर जी अध्यक्ष थे, आपने देखा उन्हीं दिनों उन्होंने भी पार्टी छोड़ी थी, तो ऐसा उठापटक चल रही थी कांग्रेस में, एक तरफ एक नेता, दूसरी तरफ दूसरे नेता, तो वो इतनी लड़ाई, इतने झगड़े थे। हुड्डा साहब अलग थे, अशोक तंवर जी का एक अलग मामला था, तो आपने भी देखा वो पीरियड बड़ा ज़बरदस्त था। और चुनाव के समय पे ही आपने देखा होगा अशोक तंवर जी ने पार्टी छोड़ी, और हम लोग जो थे यूथ कांग्रेस और NSUI के जो लोग थे वो कहीं ना कहीं अशोक जी के साथ, रणदीप जी IYC में अध्यक्ष रहे हमारे, उनके साथ भी हमारा खूब काम किया, हम उनके साथ रहे। तो वो एक हुआ, उन्होंने पार्टी छोड़ी और बहुत सारे लोगों ने पार्टी छोड़ी, और हुड्डा साहब का पूरा कब्जा उस टाइम पार्टी पे था। उन्होंने फिर से धर्म सिंह को टिकट दिलवाई यहाँ से, तो वो उसके बाद चुनाव अब की बारी मानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कब्जा है पार्टी पे, अपनी मर्जी से टिकट नहीं देंगे? पूरा देखो, आप ये तो सबको पता है हरियाणा में किस तरह के हालात हैं। मैं अब आज मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूँ, आज तो मैं बीजेपी के साथ हूँ, और मैं तो बीजेपी के भी जो नेता हैं बड़े, उनके बारे में भी कोई ऐसी कमेंट इस तरह की बातें नहीं करता, या कांग्रेस के बारे में वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन आज भी पार्टी में मुझे लगता है वही हालात हैं जो 10 साल पहले थे। अच्छा छोकर तरह की चीज़ें हैं जो पहले थी। बिल्कुल छोकर साहब, मैं एक बात और जानना चाहूँगा, क्योंकि जब 2022 में मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर जी, उस टाइम आपके पास पहुँचे, आपने बीजेपी ज्वाइन की, और राम मंदिर का जो वो था, राम जी की मूर्ति, वो आपने वेट की। उस टाइम पे लगा कि लोगों ने कि भाई छोकर साहब का टिकट कंफर्म हो गया है समाल खालका से,
तो अब किस तरह का आप मतलब विचार बना रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा सवाल है और टिकट भी अब तक फाइनल नहीं हो पाया है और आप भी कहीं ना कहीं उन टिकट वालों की लाइन में हो या नहीं हो, अब की बार भी चुनाव लड़ने का इरादा है? क्योंकि आप भी सूत्रों के हवाले से मेरे को खबर मिली थी, क्योंकि मेरे को पल पल की अपडेट रहे, आप भी दिल्ली पहुंच रहे थे, किस तरह की बातें चल रही हैं? नहीं देखिए, हमने 2022 में बीजेपी ज्वाइन करी थी खट्टर साहब के उसमें, और उसके बाद हमें लगा था कि हमें चुनाव लड़ना था और बिल्कुल हमारा मन था कि भाई यहाँ पे 2 बार से कैंडिडेट जो था वो चुनाव हारा था, तो हमें लगा कि यहाँ पे अच्छी जगह हम यहाँ पे काम करेंगे, मेहनत करेंगे, हमें मौका मिलेगा। और आज भी हम पूरी उम्मीद, पूरी हौसले के साथ हम खड़े हुए हैं। पार्टी का जो निर्णय होगा हमें भी पूरी उम्मीद है। बहुत सारे उम्मीदवार हैं, सारे उम्मीदवार बढ़िया हैं, सब अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी को ये लगेगा कि ये आदमी चुनाव जिता सकता है पार्टी को, तो पार्टी उसको मौका देगी। हमें भी पूरा भरोसा है, मैंने भी बहुत मेहनत करी है, हमने कांग्रेस का भी 20-22 साल का अनुभव है, अब हमने भी 1-1.5 साल में, आप देखिए समालखा में पहली बार इतिहास में कोई एमएलए भी इतने पैसे नहीं लेके आया। मैंने रैली करी खट्टर साहब की, 500 करोड़ रुपया उस रैली में हमने लिया। और आप तो बापोली से हैं, आप वहाँ पे बापोली का बस अड्डा, सब्जी मंडी, वहाँ पे हरी सिंह नलवा जी के नाम पे पार्क, वो ठीक है, बीच में लोकसभा के चुनाव आ गए, अब फिर ये चुनाव आ गए, वो चीज़ें पाइपलाइन में नहीं हो पाई, लेकिन आप देखना वो सारी की सारी चीज़ें होंगी जो हमने समालखा के लोगों के लिए ली थी। हॉस्पिटल अपग्रेड कराया हमने 50 से 100 बेड का, नगर पालिका से नगर परिषद कराया। जो समालखा हमारा सड़ा हुआ शहर है, किसी एमएलए ने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे 2 हुड्डा के सेक्टर हमने पास कराए हैं, जल्दी उनका सर्वे भी होगा और यहाँ दोनों सेक्टर बनेंगे। बिल्कुल। तो बहुत सारी चीज़ें हम लेके आए थे उस रैली तो में। छोकर साहब, एक बात हो रहा है, क्योंकि आपने मतलब 22 साल की तपस्या को त्याग करके बीजेपी में शामिल हुए, कहीं ना कहीं आपको भी उम्मीद होगी चलो मैं भी शामिल हो जाता हूँ, बीजेपी मेरे को मौका देगी। अगर बीजेपी अब की बार नहीं मौका देती है तो आपका भी कहीं ना कहीं मनोबल टूटेगा। नहीं देखिए, ये तो होता ही है, अगर आदमी कोई कोशिश करे और वो चीज़ ना हो तो कहीं ना कहीं मनोबल भी टूटता है और दुख भी होता है। और लेकिन राजनीति है, इसमें हमारा तो परिवार राजनीतिक परिवार रहा। हमारे तो बाबूजी एमएलए का चुनाव लड़ते थे, एक बार वो फाइनेंस मिनिस्टर थे 82 से 87, तो 87 में मंत्री होते उनका टिकट कट गया। तो हमारे को पूरा देखा हुआ है हमने सारी चीज़ें, कभी हरी सिंह नलवा जी को टिकट मिलता था, कभी बाबूजी को। तो लेकिन उसके बावजूद भी अगर ऐसा होगा तो हमें भी दुख होगा, और उसके बाद हम क्या करेंगे वो निर्णय अपने जो साथी हैं, जब ये परिस्थिति, वैसे तो ऐसा कोई हालात ऐसे लग नहीं रहे, हमें पूरी उम्मीद है कि हम चुनाव लड़ेंगे यहाँ से और जीतेंगे इस बार। इस बार समालखा के लोगों का पूरा आशीर्वाद, आप भी कोई बोलेगा नहीं, लेकिन मेरे को दिल से पता है, आप अगर कोई पूरी तरीके से लोगों ने मन बना रखा है, मेरे को तो बोलते हैं लोग आके, बोले यार अब की बार तेरे साथ इनजस्टिस हुआ है, अन्याय हो रखा है, और इस बार तू ज़रूर, हम तेरे को एमएलए बनाएंगे, आपको मौका देंगे। और मैं तो लोगों से कहता हूँ कि अपने दिल पे हाथ रख के, अपने जो है ना ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के अगर आप वोट करना, इस बार चुनाव डिक्लेयर हो चुका है। अगर आपको ये लगे कि संजय छोकर पहले नंबर पे हर चीज़ में, व्यवहार में, बातचीत में, लीडरशिप, सारी क्वालिटी अगर मेरे अंदर है, मैं हल्के में बढ़िया काम कर सकता हूँ, मेरे पास विज़न है, मेरे पास सोच है, प्लानिंग है, मेरे पास वो चीज़ें हैं कि जो आप अगर क्या क्या काम करना है, अगर कोई गरीब आदमी जिसके घर में आज खाना नहीं बना, वो व्यक्ति तक ढूंढने की क्षमता है मेरे अंदर। किस गली में हल्के के एक पैदल चल के 1200 किलोमीटर, मैंने हल्के का कोई नेता नहीं जो पैदल चलाओ, मेरे को किस गली में टूटी हुई है, किस आदमी का राशन कार्ड नहीं बना है, ये सारी चीज़ें का अनुभव मेरे को है। कहाँ पानी भरा हुआ है, कहाँ पे जोड़ की खुदाई होनी है, ये सब कुछ अपने को पता है। आप मौका दे के देखिए, इस समालखा के हालात बदल दूंगा। इस समालखा में जो बड़ी चीज़ें हैं, हमने पहले भी कहा था कि संजय छोकर की सोच बहुत बड़ी है, ये छोटी राजनीति करने का नहीं। मेट्रो लेके आऊँगा, एयरपोर्ट लेके आऊँगा, पीजीआई लेके आऊँगा, यमुना एक्सप्रेस वे जो आगरा की तरह वो लेके आऊँगा। और तब भी 2009 में बोला था, अगर ये 10 बड़ी चीज़ यहाँ पे नहीं लेके आया तो दोबारा चुनाव लड़ने नहीं आऊँगा आपके बीच में, ये चैलेंज करके बोल रहा हूँ। देखो छोकर साहब ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो बताए हैं, वो कहीं ना कहीं कैंडिडेटों की तो जुबान पे होते ही नहीं है।
वो तो कहते हैं कि भी मतलब आएंगे सेवा करेंगे, बस इतनी बात है। आपने इतना प्रोजेक्ट कैसे सोच के रखे है दिमाग में? कोई सेवा, ये सेवाएं सिर्फ अक्टूबर तक हैं। ये बसें, ये हलवा, ये टिफ़िन, ये पैसा, ये सारे के सारे नेता 2 अक्टूबर में 2 महीने के बाद सब लोग, ये सारी सेवाएं बंद हो जाएंगी। आप सब लोग ढूंढते रह जाओगे, पत्रकार भी और लोग भी, कि नेता कहाँ चले गए, और ये सारी सेवाएं भी बंद हो जाएंगी। कोई ये रहने वाला नहीं है यहाँ। जिस दिन इनको ये लग गया ना कि भाई तेरे को चुनाव नहीं जीतेगा या टिकट नहीं मिलेगी, सारे भाग जाएंगे। लेकिन संजय छोकर यहीं का बेटा है, यहीं का रहने वाला है, यहीं पे जीना है हमारे को, यहीं पे मरना है। पट्टी कल्याणा मेरा गांव है, वहीं जो है ना हमारा पट्टी कल्याणा के शमशान घाट में सबको जाना है, और ये सच्चाई है। और ये बात कह के मैं आपको इस लाइन की ख़त्म करा कि जीना यहाँ मरना यहाँ, एक राज कपूर का गाना है, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, जब चाहे आप हमें आवाज़ दो, हम हैं यहाँ, हम हैं यहाँ। क्या बात है, कितने सुंदर विचार और दिल से आवाज़ आई है छोकर साहब की। छोकर साहब, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी टिकट डिक्लेयर नहीं हुए हैं, तो टिकट की लाइन में एक तो शशिकांत कौशिक है, वैसे मैं नाम लेता नहीं हूँ लेकिन आज लेते हैं नाम, क्योंकि अभी तो बिल्कुल लेना चाहिए। शशिकांत कौशिक है, आप हो, और कहीं ना कहीं बड़ाना साहब भी हैं, और कृष्ण छोकर भी किवाना से, बहुत सारे हैं कैंडिडेट। लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूँ, पार्टी क्या सोच समझ करके इनको टिकट देगी, या फिर आपको देगी, किस क्या सोच करके देगी, या फिर बड़ाना साहब, जो मैं कहूँ मनमोहन सिंह बड़ाना, उसके पिताजी करतार सिंह बड़ाना, जो 5 राज्यों में चुनाव लड़ने वाले हैं, और अभी हाल ही में उत्तराखंड में मंगलौर से चुनाव कहीं ना कहीं कुछ नज़दीक दूरी पे थे, 400 वोट से हार कर गए। किस तरह से पार्टी सोच करके टिकट देगी, और ये पार्टी भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को चैलेंज मानती होगी अपने आप में, कि कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी बारात में दूल्हा कौन होगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो आपने 2-3 नाम लिए, यहाँ पे शशिकांत जी भी उम्मीदवार हैं, यहाँ पे कृष्ण छोकर है, यहाँ पे विजेंद्र आट्टा है, यहाँ पे हमारी राम बतेरी जी है, यहाँ पे विदुरा, दुनिया बहुत सारे लोग हैं। आप उनके नाम ही नहीं लेते बेचारों के, जो बढ़िया कैंडिडेट हैं, सारे कैंडिडेट हैं, और सारे कैंडिडेट जो हम यहाँ के हैं लोकल, वो सारे बढ़िया हैं, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, सब ने देखो अपने अपने तरीके से मेहनत करी है, और सारे एक लोग हैं, एक हैं हम। हाँ, अब ये मनमोहन बड़ाना यहाँ आया है, तो वो ठीक है, वो फरीदाबाद से आके 2009 में भी यहाँ चुनाव लड़ा था। अब वो फिर से अपनी किस्मत आजमाने के लिए, भाई 2009 में यहाँ लड़ा था तो 7200 वोट आई थी उसको, जब हमने भी चुनाव लड़ा था। तो अब वो फिर आ गया है। हम चलो, पिछली बार तो मैंने आपको इंटरव्यू दे के हमने, चलो वो हमारे को भी कई बार जो है ना आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, गुस्सा भी हो जाता है, हमने बोला था। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ, वो ठीक है, वो भी आ जाए भाई, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है, वो भी अपना किस्मत आजमाए। आप जिसको पार्टी टिकट देगी, सारे लोग उसकी मदद करें। मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैंने तो हर मीटिंग में बोला है कि संजय छोकर जो है ना, वो कमिटमेंट का आदमी है, झूठा आदमी नहीं है, फ्रॉड आदमी नहीं है, पूरे हलके को पता है। मैं अगर किसी का फ़ायदा नहीं कर सकता तो मैं किसी का नुकसान भी ज़िंदगी में नहीं कर सकता। अगर या मैं पूरी तरीके से अपने, जो हमारा जिसको टिकट मिलेगी, मैं उसकी पूरी मदद करूँगा, लेकिन मैं किसी की पैर नहीं खींचूँगा, मैं किसी की टांग नहीं खींच सकता। मैं चुप बैठ सकता हूँ अपने घर पे, लेकिन जो भी पार्टी का निर्णय होगा, जिसको भी पार्टी टिकट देगी, हम सब लोगों को उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि आज हम पार्टी में सारे लोग काम कर रहे हैं। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम किसी को, ये नहीं कि मेरे को किसी को टिकट मिल जाए और मैं उसके खिलाफ़ काम करूं। तो सारे कैंडिडेट बढ़िया हैं। अब ये निर्णय पार्टी का है, जो उनको लगता है वो जिताऊ कैंडिडेट कौन है। पार्टी ने, हमने भी बात करी, उनका ये कहना भी विनेबिलिटी एक बड़ा फैक्टर है, कौन सीट निकाल सकता है। देखो, आपने तो आप अच्छी बात बताई कि जो सभी जो उम्मीदवार हैं, अगर टिकट किसी को मिलता है, सब उसका साथ देंगे। लेकिन एक बात कहीं ना कहीं सामने आती है कि जैसे अगर किसी कैंडिडेट को टिकट मिल जाएगा, मान के चलो बड़ाना साहब का टिकट हो गया, मान के चलते हैं कभी वैसे, तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग ये सोचेंगे, अगर बड़ाना साहब अगर मैदान में उतर गए ना, तो हमारा तो सुपड़ा साहब भी हो जाएगा, इसकी वोट काटो जितनी काटो, कांग्रेस में डलवा दो। ऐसा कुछ होता है? ना, ऐसा नहीं होगा। देखो, मैं ये कह रहा हूँ, चाहे मनमोहन बड़ाना है या और कोई भी देवदार है, हमारे जितने भी साथी हैं, जो भी हैं, एक बार ये लड़ाई टिकट तक है। टिकट तक हमारा, चलो आपस में हम एक दूसरे के लिए कुछ कह भी सकते हैं, लड़ भी सकते हैं, भाई हम सब लोग कोशिश करें, लेकिन एक बार टिकट होने के बाद क्या, किस बात का गुस्सा है? कोई नहीं। अब अगर उसकी किस्मत में, पहले भी यहाँ से उसके फादर 2 बार MLA रहे, तो हमारे को क्या दिक्कत है? अभी धर्म सिंह MLA है यहाँ से, तो मेरे को क्या प्रॉब्लम है अगर कोई भी बने?
तो वो ठीक है, सबका मन करता है अभी मेरे को मौका मिले तो मैं सेवा करूं हल्के की, वो सबका मन करता है। लेकिन ये इसका बहुत बड़ा दुख नहीं होना चाहिए कि भाई मेरे को नहीं मौका मिला तो मैं दूसरे का नुकसान कर दूं। वो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचना चाहिए। अगर आप या तो दिल से मदद करो या चुप बैठ जाओ, किसी का नुकसान मत करो। तो कोई भी कैंडिडेट आए वो सब पार्टी के सारे लोगों को मिलकर उसको जिताना चाहिए। छोकर साहब, एक बात और जानने की कोशिश करूँगा लास्ट में कि कहीं ना कहीं सभी कैंडिडेट जो उनसे आपने कहा था कि उनका नाम क्यों लेते हैं आप, राम बथेरी जी हैं, आट्टा से हैं, तो बहुत सारे हैं, लेकिन आप बथेरे सारे कैंडिडेट, लेकिन पता क्या है, अभी मैं मार्केट में देख रहा हूँ काफ़ी लोग ये चर्चा करते हैं कि भाई अभी जैसे कि भी कोई की कैंडिडेट हो गया वो खर्चा करता है बढ़िया, अभी चंदा दे रहे हैं। अभी धर्म सिंह छोकर ने भी 51 लाख रुपये आपके पट्टी कल्याणा गाँव में बता रहे हैं दिए हैं। तो बहुत सारे मतलब ये कह रहे हैं कि भी जो खर्चा करेगा उसका नाम चल रहा है हल्के में। मानते हैं इस चीज़ में कि भाई जो खर्चा नहीं करेगा उसका राजनीति में टिक पाना संभव नहीं? है? नहीं, देखिए ये बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब तो आपने सीधा सीधा हमारे हल्के के लोगों पे आरोप लगा दिया कि भाई पैसे वाला है तो इसका मतलब हमारे लोग बिकते हैं, हमारे लोग पैसे के लालच में। मैं ये कहता हूँ, मैंने पहले भी बोला 95% समालखा के लोग ईमानदार और बढ़िया हैं, 5% है जो इधर उधर ये सारे जो बदनाम कर रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि पैसे का कोई फैक्टर्स नहीं होता, कोई मतलब नहीं होता। अगर पैसा तो पिछली 2 बार से शशिकांत कौशिक ने खूब पैसा लगाया तो क्या वो जीत गया? क्या धर्म सिंह छोकर पैसे से जीता है पिछली बार? वो जाति समीकरण ऐसा था, हालात ऐसे थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर कोई, अब ये नहीं है अभी कि मनमोहन भडाना चुनाव लड़ेगा तो वो पैसा लगाएगा, या पैसे से वोट खरीदी जाती हैं क्या? या पैसे का ये थोड़ा बहुत मीडिया मैनेजमेंट हो जाती है पैसे से, या और कुछ छोटी मोटी बातें होती है, या आप सर्वे को मैनेज कर लोगे या और चीज़ें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लोग ऐसे होते हैं। ये छोकर साहब, ये कहीं ना कहीं मेरा अनुमान था, मतलब ये सवाल कर लिया मैंने। बिल्कुल नहीं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे में से जो सबसे कमज़ोर तो किसी को भी नहीं मानता, सारे संपन्न लोग हैं। आज आप का किशन छोकर को लगा लो, विदु रावल है, सुलेख डिडवाड़ा है, अपना राम बथेरी जी हैं, सारे संपन्न लोग हैं। कौन सा कम है इनसे? ये लोग झूठा गुमराह करते हैं लेकिन है कुछ है नहीं। अब ये झूठी घोषणाएं कर दी, वहाँ इतने लाख दे दिए, वहाँ 50 आदमी घूमने लग रहे पीछे जिनके डिक्लेयर करे थे, पहले उनके दे दो। तो ये एक झूठ फ्रॉड की राजनीति बंद होनी चाहिए। आप हमारे समालखा के लोगों को गुमराह कर रहे हो। आप कोई कितने पैसे बोल रहा है, देते हैं नहीं लोग, वो तड़पते हुए पीछे पीछे घूमते रहते हैं। तो ये बिल्कुल गलत है। अरे आप सामने आके वैसे ही बोलो कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मैं ईमानदार आदमी हूँ, बढ़िया आदमी हूँ, वैसे ही आपको बना देंगे। तो ये कोई फैक्टर नहीं है। पैसा वो ठीक है, वो हालात वैसे बनते हैं, हालात के पैसे के लोग इसकी बात करें, ऐसा कुछ नहीं है। छोकर साहब, मैं एक बात और जानना चाहूँगा। एक अहम सवाल जो हर लोगों के मन में चल रहा है कि अब जो टिकट की लाइन में है, भडाना साहब उतर गया है मैदान में, कि भाई लोग ये कंपेरिज करेंगे कि या तो शशिकांत का टिकट होगा या फिर भडाना साहब का होगा, तीसरे को किसी ने लेते ही नहीं बीच में। ये किस तरह का समीकरण लोग लगाते हैं? ऐसा जी, ये समीकरण मेरे को तो ये पता नहीं किसके पास कहाँ से फ़ोन आते हैं, मुझे तो, हमने तो कभी सुना नहीं। देखो आज के टाइम पे जितने भी 10-12 लोग जो कैंडिडेट हैं सारे बराबर हैं। कोई किसी के पास, ये तो ये कैंडिडेट बोलते हुए घूम रहे हैं, तो किसने बोला है आपको कि भी 2 ही नाम है? नहीं, वो मतलब जाते हैं हम लोगों के भी ऑफिशियल कोई ऐसी वैसे मैं दिखा वो मतलब जो चर्चा करते लोग नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। जो मेरा ये कहना है कि जो जिताऊ कैंडिडेट है वो ठीक है। अगर शशिकांत जी हमारे जिताऊ हैं तो उसको टिकट मिले। किसकी मानते हैं? पकड़ असली पकड़ मनमोहन भडाना है तो उसको जिता दो, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है? अगर जो लोग, क्या बगैर एमएलए भी तो लोग रहते हैं यार, ऐसी कोई बात थोड़ा ना कि इतना एमएलए के लिए इतनी चीज़ें करेंगे आदमी। तो मेरा ये कहना है कि आज ऐसा नहीं है। सर्वे हो रहे हैं, लोगों को देखा जा रहा है, बात करी जा रही है। अब आप ये होर्डिंग लगाने से या कहीं 2-4 जगह 10-5 लाख रुपए देने से क्या वो कैंडिडेट लिस्ट में आ जाता है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपका या कुछ लोगों का गलत परसेप्शन है। मुझे लगता है कि बढ़िया से पार्टी सोच के निर्णय करेगी। और जितने भी ये दावेदार हैं, जितने भी सारे हमारे साथी हैं, आधों के तो नाम आप लेते ही, विनोद छोकर है, अपना विजेंद्र राव, ये बेचारे उनका वो तो अपने वोट मांग रहे हैं सारे लोग, आप उनका नाम ही नहीं, ये 2 लोगों का नाम आपने ले दिया। वो ठीक है, वो आज होर्डिंग हार्डिंग लगा के या ज़्यादा में दिख रहे होंगे आपको, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। पार्टी बहुत बारीकी से ग्राउंड लेवल पे सर्वे कराती है।
और जो भी निर्णय होगा वो बढ़िया कैंडिडेट आपके बीच में आएगा, सारे लोग हम उसकी मिलकर मदद करेंगे। तो कोई ऐसा वो नहीं है इस तरह का मामला। बिल्कुल। तो हमारे साथ देख सकते हैं आप एक बड़ी राजनीति का चेहरा हैं, और क्योंकि भाई इतना तगड़ा अनुभव हो गया है कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी। अच्छा, मैं एक लास्ट में एक सवाल है, कोई दिक्कत नहीं, मेरा कैमरामैन कह रहा है कि इतना टाइम है, लेकिन लंबा इंटरव्यू देखते हैं हमारी जनता, क्योंकि मैं बड़े शो करता हूँ तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन मैं एक बात जानना चाहूँगा, अभी हरियाणा की राजनीति पे मैं थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूँ कि अब की बार जैसे अब नया सैन्य मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, कुछ टाइम पहले खट्टर साहब का इस्तीफा हुआ है, खट्टर साहब को पहुँचा भी दिया आगे संसद तक। तो किस तरह का अभी चुनाव देखते हैं? मैं जब लोगों से बातचीत करता हूँ, कभी अभी मैं भी कमेंट कर दूंगा तो कुछ लोग मेरे को कहेंगे कि मैं बीजेपी की तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं एक दो वीडियो करके आया हूँ, उसमें वीडियो में ये कहा है कि जब से नायब सैनी आए हैं बीजेपी का ग्राफ बढ़ा है, और मनोहर लाल खट्टर जो थे वो कड़क इंसान थे, वैसे ईमानदार थे। इसके बारे में क्या कुछ कहोगे? ये मेरा कहीं ना कहीं अंदाज़ा ठीक है या गलत है? नहीं, देखिए, ये सब जो भी हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका होता है काम करने का। जो खट्टर साहब थे उनका एक अलग तरीका था काम करने का, और 10 साल उन्होंने बहुत बढ़िया फ़ैसले किए, वो ऐतिहासिक फ़ैसले किए। गांव में जो मेरिट पे नौकरी लगाई, ये खट्टर साहब का फ़ैसला था। 5-5 लाख रुपए के कार्ड बनवाए, हेल्थ कार्ड, वो उनका, तो वो एक अलग तरीके का अनुभव था उनका। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए हरियाणा में। वो पार्टी ने, ठीक है, समय समय पे, क्योंकि 10 साल हो गए थे, एक चेहरे को कई बार लोग बदलना चाहते हैं, तो अभी पार्टी को भी ये लग रहा था कि क्यों ना दूसरी पार्टी का मौका मिले तो अपने ही यहाँ पे चेहरा बदल दो। तो ऐसा कुछ नहीं था, बढ़िया से खट्टर साहब को यहाँ लोकसभा में लोगों ने जिताया, आज वो केंद्र में मंत्री है, वो एक अलग बड़ी जिम्मेवारी उनको मिली है। लेकिन ये बिल्कुल सही बात आपने कही कि जब से सैनी जी बने हैं, आप उनका जो व्यवहार है, जो मिलने का मामला है, जो काम करने का तरीका है, लोगों को सच में पसंद आया। आप भी मिले उनसे? मैं तो लगातार हम मिलते रहते हैं। बहुत क्या बढ़िया बातचीत व्यक्ति हुई है, है बहुत बढ़िया व्यक्ति है। मैं कहता हूँ वर्कर के लिए, मिलने के लिए इतना फ्री, रात को 12 बजे मिलो, 1 बजे मिलो, ये बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है जो थोड़ा बहुत बीजेपी के वर्कर एक आध नाराज़ था, वो सारे उन्होंने मना लिए। आज बढ़िया माहौल है, खूब बढ़िया से वो सारे उनसे बात करते हैं, मिलते हैं। नेता से लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते, वो चाहते हैं कि यार नेता बढ़िया से बात कर ले, मिल ले। तो आज वो सब हालात बदल चुके हैं। लोकसभा चुनाव में जो हमारे को नुकसान हुआ 5 सीटों का, वो उसके कारण अकेला ये नहीं था, उसका कारण था कि टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत हुआ। तो वो अब उसके बाद ग्राफ बीजेपी का बढ़ा है, काफ़ी बढ़ा है। उसके बाद बड़ौली जी अध्यक्ष बने, मुझे लगता है इसके बाद और ग्राफ बढ़ा है। तो हरियाणा जो स्टेट है, हारने के बाद भी अध्यक्ष, हारने के बाद अध्यक्ष बने। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस चैनल पे तो उस तरह की बात नहीं कर सकते हम, लेकिन जो जिस तरह का हालात आप भी जानते हैं कि जाति समीकरण का बड़ा रोल होता है राजनीति में, तो बहुत ही फिट राजनीतिक हालात बीजेपी ने बनाए हैं। बड़ौली जी, उधर सैनी साहब, उधर खट्टर साहब, और उधर हम जैसे जो बाकी जो स्टेट के लीडर्स हैं, इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है कि मुझे नहीं लगता कि कई लोगों को गलत फहमी हो रही है कि भाई ये अलग अलग बात करते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। आज मैं ऐसी बात, आप गरीब आदमी जहाँ होता है ना, सरकार वहीं बनती है। आप जब कांग्रेस की सरकारें बनी तो गरीब आदमी जब तक थी, अब सारे चौधरी तो इधर कांग्रेस में है। तो मुझे लगता है कि गरीब आदमी बीजेपी के साथ है। आप भी देखते होगे, गांव में जाते होगे, आज जो योजनाएं, जो काम, जो आज गांव में 24 घंटे बिजली, हाईवे, मेरिट पे नौकरी, कितना ज़बरदस्त काम हुआ है। आपको सबको राशन कार्ड बने हैं, सबको राशन मिल रहा है। तो कितना बढ़िया लोगों का हालात है हरियाणा में। जाट वोट भी तोड़ पाएगी बीजेपी जाट वोटरों को? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरा ये मानना है कि जातियों के हिसाब से थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो जिनको गांव में मेरिट पे नौकरी मिली है, चाहे वो जाट है या वो दूसरे वर्ग के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं ये देखते हैं कि भाई पहले नेताओं के साथ घूमने से नौकरियां मिलती थी, आज मेरिट पे नौकरियां मिलती हैं। तो मैं एक लास्ट में एक चीज़ और मैं दिखाना भूल गया था। भूपेंद्र सिंह हुड्डा का एक ट्वीट है, उन्होंने कहा कि मैडम व उनका जो मीठा चमचा है, दोनों मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। मैं अपने लोगों को टिकट दिलाऊंगा, तुम लोग देखते रह जाओगे। इस बात में कितनी सच्चाई है, स्क्रीन पे आप साइड में देख सकते हैं जो ट्वीट मैंने दिखाया है। इसमें कहीं ना कहीं ट्वीट का जो एक टिक का निशान है, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं उनके अकाउंट से होगा।
और सुरजावाला ने भी इनके ऊपर आपत्ति जताई है कि मीठा कुछ ऐसा हो रहा है। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे, इस तरह की टिप्पणी जो मीठा? ऐसे लगता है कि जो ट्वीट है, मैंने भी इसको देखा था, मेरे को कहीं मुझे लगता है फेक ट्वीट है ये, कहीं ना कहीं वो मैनिपुलेटेड है। हाँ, राजनीति में ऐसी चीज़ें तो ऐसी बहुत सारी चुनाव के समय पे होती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हुड्डा साहब या देखो वो भी सीनियर नेता हैं बड़े, इस तरह की बात, इस तरह की भाषा वो इस्तेमाल करें, मुझे नहीं लगता। लेकिन सोशल मीडिया पे चल रहा है, तो भाई ये मुझे इसका पता नहीं, अब इसको कंफर्म करना चाहिए। कंफर्म तो दर्शक कर देंगे इस चीज़ में। और लेकिन ये है कि पॉलिटिक्स में चलो थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं बीजेपी में तो ये नहीं होता, लेकिन कांग्रेस में तो थोड़ा बहुत चल जाता है बोलना, कई बार एक दूसरे पे कमेंट भी हो जाते हैं राजनीति में, कई बार जज्बात में, कई बार वैसे। तो कोई इसमें इस तरह का कमेंट, मैंने भी इसको पूरा पढ़ा, कोई ऐसा नहीं है, वो ठीक है, नॉर्मल रूटीन में उन्होंने बोल दिया। ये आपस में राजनीति में ऐसी चलती रहती है आपस में, ये तो हरियाणा को, पूरे हरियाणा को पता है कि कांग्रेस में किस तरीके के गुटबाजी है। अच्छा छोकर साहब, मैं एक चीज़ और मेरे दिमाग में आ गई, क्योंकि सवाल मेरे इतने रहते हैं कि बिल्कुल आपकी तरह। बिल्कुल, और हम भी सवालों के जवाब देने के लिए देखो, एक बड़ा सवाल अभी मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे नायब सैनी कि विनेश फोगाट जो अपने ओलंपिक में आपने देखा, आपने किस तरह का उनके साथ धोखा हुआ या क्या कुछ हुआ, उस चीज़ की तो कहीं ना कहीं जांच का विषय है ये। तो नायब सैनी कह रहे थे कि भी जैसे दीपेंद्र हुड्डा उनको लेने के लिए पहुंचे कि इनको राजनीति करने के लिए इस तरीके की चीज़ें मिलती हैं, वो राजनीतिक सही मुद्दों पे नहीं कर पाती है। कितनी सच्चाई है? विनेश फोगाट का उन्होंने समर्थन। देखिए, वो तो जो हुआ है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था कि वो 100 ग्राम, बहुत थोड़ा वेट की वजह से वो रहेगी। लेकिन अगर ये बात मुख्यमंत्री जी ने कही है तो ये कहीं ना कहीं सही भी है। देखो, हमें खिलाड़ियों को सामने खड़े करके या और लोगों को सामने खड़े करके राजनीति नहीं करनी चाहिए। आप अपनी बात रखो, आप अपने मैनिफेस्टो पे स्टैंड लो कि हमारी सरकार आएगी तो ये करेंगे। ये तो आप दूसरों के नाम पे, अगर किसी खिलाड़ी के या किसी और के नाम पे अगर आप इस तरह राजनीति करें, वो गलत है। बिल्कुल। तो हमारे साथ संजय छोकर जो कांग्रेस में रहे और अब बीजेपी में है, देखते हैं क्या कुछ रहेगा, अब की बार टिकट मिल पाता है नहीं मिल पाता है। लेकिन इनका इंटरव्यू इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि बहुत बड़ा इनका राजनीतिक टाइम रहा है और इन्हें काफ़ी अनुभव भी है इस चीज़ का। तो हमारे साथ संजय छोकर थे और मैं इसके बाद गांव में जाने की कोशिश करूंगा, लोगों से पूछूंगा आखिरकार टिकट किसको मिलना चाहिए, क्या कुछ रहेगा। मैं लगातार आपको निष्पक्ष तरीके से दिखाता रहूँगा। नमस्कार।